Hello friends, my name is Dr. Rohit Jasrot here. I'm a psychiatrist by profession. Today I'll be talking about a topic which is very prevalent in our population, which is known as epilepsy, और हिंदी में हम उसे कहते हैं मिर्गी का दौरा, और we call it seizure और convulsion disorder. एपिलेप्सी बेसिकली एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें इनवॉलंटरीली बॉडी मूवमेंट्स होती हैं पेशेंट में. सो सीजर इज ए इनवॉलंटरी बॉडी मूवमेंट्स which happens due to some neurological condition in the brain. डिफरेंट टाइप होते हैं मिर्गी के, जैसे फोकल हो गया, जनरलाइज हो गया, एब्सेंट सीजर होते हैं, एटॉनिक सीजर होते हैं, GTCS होता है, जनरल टॉनिक क्लोनिक सीजर्स, मायोक्लोनिक सीजर हो सकते हैं, एंड फिब्राइल सीजर हो सकता है. ज़्यादातर फिब्राइल सीजर बच्चों में देखा जाता है. सो आज मैं बात करूँगा जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर की, which is the most prevalent type of seizure. Generalized tonic-clonic seizure में symptoms होते हैं like uprolling of eyes, jerky hand and body and legs movements. There can be stiffening of body, loss of consciousness, and during the episode urination by the patient कभी भी गिर सकता है because of this episode, and patient don't respond to any noise or words said during the episode because patient is unconscious. Memory loss of episode is seen in GTCS, and there can be frothing from the mouth. Causes इसके होते हैं, बर्थ में कोई ट्रॉमा हो सकता है, फीवर हो सकता है, मेटाबॉलिक हो सकते हैं. अगर हमारा मेटाबॉलिक इम्बैलेंस है तो भी सीजर आ सकता है हमें. अल्कोहल विड्रॉल में जब पेशेंट होता है, जब उसने छोड़ी होती है अल्कोहल कंजप्शन फॉर 12 आवर्स और मोर, तो भी GTCS हो सकता है. हेड ट्रॉमा के बाद भी हो सकता है. एनी सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन कैन ऑल्सो हैव सीजर. जेनेटिकल रीजंस भी हो सकते हैं, एंड देयर कैन बी अननोन रीजंस ऑल्सो फॉर generalized tonic-clonic seizures. Brain tumors, drug withdrawal, and there are certain medications which can also give the side effect in the form of seizure disorder. Basically every human being जो हम हैं, we are prone to have seizures. एक थ्रेशोल्ड लेवल है, अगर हमारे केमिकल्स उससे डाउन हो जाएंगे तो वी हैव द सीजर, और बिकॉज ऑफ अदर रीजंस विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. सो जो इन्वेस्टिगेशंस इसमें कराई जाती हैं, बेसिकली दे आर ब्लड टेस्ट इन्वॉल्विंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ द पेशेंट, LFT, KFT, एंड specialized test. EEG is very important. EEG में spike waves आती हैं when we take the EEG of the patient suffering from epilepsy. Then MRI is done. Basically there is a infection, neurocystic cirrhosis, which can give सीजर्स टू ए पेशेंट. तो MRI करा के देखा जाता है कि अगर पेशेंट में न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस है
जो कि खाने में एक कीड़ा होने के कारण ब्रेन में वो पहुंच जाता है और उसके कारण सीजर्स आना शुरू हो जाते हैं। तो उसकी फिर 28 डेज़ की ट्रीटमेंट पैरेलली देनी पड़ती है एंटीबायोटिक की, एंड विद दैट वी गेट दी ट्रीटमेंट ऑफ सीजर ऑल्सो, तो उससे वो सेटल हो सकता है। CT स्कैन एंड लंबर पंचर, बिकॉज देर आर मैनी इन्फेक्शंस, जो अगर स्पाइनल फ्लूइड से हम लंबर पंचर लेके देखते हैं कि अगर पेशेंट को कोई इन्फेक्शन है तो उससे अगर दौरा आ रहा है मिर्गी का तो उसका रीज़न कॉज हमें पता लग जाता है, तो उसकी ट्रीटमेंट से भी दौरे ठीक हो सकते हैं। देन कम्स द मेडिकेशन पार्ट। मेडिकेशन एंटी कन्वल्सिव ड्रग्स हैं जो दिए जाते हैं। मोस्ट कॉमन इज़ एप्टॉइन, सोडियम वेल्पोरेट, लेमेट्रोजिन, लिब्रासेटाम, ब्रिग्रासेटाम, देन कार्बाजेपिन, ऑक्सकार्बाजेपिन, टोपिरामेट, and there are many other anticonvulsive drugs which are used to treat patient of epilepsy. Now a little bit I'll tell about the other type of सीजर डिसऑर्डर्स। उसमें एक होता है फोकल सीजर, जिसमें पूरी बॉडी में इनवॉलंटरी मूवमेंट नहीं होती, किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी में या किसी मसल में या आई में ब्लिंक करेगी या ट्विचिंग होती है मसल्स की, फ्लिकरिंग फॉर फ्यू सेकंड्स और फ्यू मिनट्स, उसे हम फोकल सीजर कहते हैं। एब्सेंट सीजर में देयर इज़ नो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द बॉडी, but there is a spell of unconsciousness in the patient. That's why we call it absence seizure. Then there can be febrile seizure, जो ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है कि जब बच्चे का फीवर 100 से ऊपर हो जाए तो they become prone to have seizures. So it is known as febrile seizure. इसमें प्रिकॉशन ये है कि बच्चे का कभी भी फीवर 100 से ऊपर नहीं जाने दिया जाए। We have to control the fever medication के साथ, या we advise to give them normal water sponging except the chest part, क्योंकि उससे रेस्पिरेटरी डिजीज़ या इन्फेक्शन या कोई प्रॉब्लम होने का रिस्क रहता है, तो चेस्ट में नहीं करना है। बाकी जगह कोल्ड स्पंजिंग इज़ डन। अगर मेडिकेशन पैरासीटामोल और बाकी एंटीपायरेटिक ड्रग्स से भी फीवर कम नहीं हो रहा है तो। सो दिस इज़ शॉर्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द एपिलेप्सी। प्रोग्नोसिस एपिलेप्सी का 90% इज़ वेरी गुड। ट्रीटमेंट के साथ पेशेंट में बहुत जल्दी सीजर आना ख़त्म हो जाते हैं। 90% पेशेंट्स आफ्टर हैविंग ट्रीटमेंट ऑफ 2 to 3 months सीजर से फ्री हो जाते हैं और उन्हें फिर कभी सीजर का एपिसोड नहीं आता, बट मेडिकेशन इज़ कंटिन्यूड फॉर एटलीस्ट 1 year। और अगर बीच में कभी एपिसोड आता है या जब हम ट्रायल करते हैं बंद करने का ट्रीटमेंट को और सीजर फिर से आ जाता है, तो देन इट इज़ फॉर 3 years और इट कैन बी 5 years और इवन 8 years और 10 years। बट सीजर्स में कंट्रोल हो जाता है और सीजर आना बंद हो जाते हैं। अनदर 6 to 7% ऑफ पेशेंट्स में सीजर्स की फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है, बट सीजर फिर भी बीच में कभी कभार 1 या 2 एपिसोड आ सकते हैं। एंड रेस्ट 3% ऑफ पेशेंट्स में कोई भी मेडिकेशन देने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता और सीजर्स उसी तरह उसी फ्रिक्वेंसी में आते रहते हैं। सो दिस इज़ द प्रोग्नोसिस ऑफ seizure epilepsy and the precautions which has to be taken by the patient, कि पेशेंट जो सीजर का है उसे कभी भी ऐसी जगह में नहीं होना है जो
अगर उस टाइम सीजर आ जाए तो उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सके, जैसे अगर फीमेल्स हैं तो उन्हें फायर प्लेस से थोड़ा दूर रहना है। किचन में अगर होना भी है तो उनके साथ कोई हो, ताकि अगर कभी उनको उस टाइम दौरा आ जाता है तो कोई उनकी हेल्प कर सके। 2 व्हीलर्स में ट्रैवल करना अवॉइड करना है, क्योंकि अगर दौरा आ जाए तो वो गिर सकते हैं, उनको हेड इंजरी हो सकती है और उससे प्रॉब्लम लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन बन सकती है। सो दीज आर द प्रिकॉशंस, बट 90% पेशेंट्स को 100% रिलीफ हो जाता है विद ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन पेशेंट टू पेशेंट कितना ट्रीटमेंट चलेगी, बट मोर ओवर रिजल्ट्स आर गुड इन एपिलेप्सी, any type of epilepsy, not only in GTCS. So this was the topic I wanted to discuss today. Hope you would have got fair knowledge about the epilepsy, and if you have anybody suffering from epilepsy and not taking the medication, not yet started the medication, advise them to consult neurologist or a psychiatrist to start their treatment and to have better quality of life. Thank you very much.